घर की तरफ देखते ही दादाजी की आंखों में जो आंसू छलक आए थे, पोते ने उसे खुशी के आंसू समझ लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि इन आंसुओं के पीछे कोई और दास्तान छुपी हुई है। पापा देखिए तो जरा, अभी दादाजी ने सिर्फ घर देखा ही है और उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वो अंदर से घर देखेंगे, मुझे पता नहीं तब क्या होगा। अपनी पोते की बात सुनकर आशुतोष जी को ख्याल आया कि उनकी नजरें आंसुओं से सच में धुंधला गई है। उनके बेटे ने कहा, क्या हुआ पिताजी, आपकी आंखों में आंसू? उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, वो दरअसल सारी जिंदगी किराए के मकान में गुजर गई। आज अपना घर मिला है ना, तो बस उसी की खुशी है। हाँ पापा, बड़ी मुश्किल से हम लोगों को अपना एक घर मिला है। आपके पोते और मैंने बड़ी मेहनत करके ये घर खरीदा है। आपको अच्छा लगा, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई। चलिए अंदर चलते हैं। आशुतोष जी की ये बात सुनकर उनका बेटा वीरेन बोला, हाँ बाबूजी, आखिरकार मैंने आपका सपना पूरा कर दिया और मुझे इस बात की कितनी खुशी है, आपको अंदाजा भी नहीं। चलिए चलिए अंदर चलते हैं। अब तक पंडित जी आ गए होंगे, गृह प्रवेश की पूजा भी तो शुरू करवानी है। आशुतोष जी ने एक गहरी सांस ली। उन्हें समझ में आ रहा था कि उनके कदम सामने बढ़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने कदम बढ़ाए। उनका दिल अंदर से टूट रहा था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार में से किसी को भी पता चले कि आखिरकार उनकी आंखों में इस घर को देखते ही आंसू क्यों आ गए। घर के अंदर कदम रखते ही सबसे पहले आशुतोष जी की नजर आम के पेड़ पर पड़ी जो आंगन में था। वो पेड़ वहीं पर खड़ा था। वो पेड़ साक्षी था बचपन में उनके दोपहर में बिताए हुए उन लम्हों का, जब उन्हें दुनिया की फिक्र नहीं थी, जब उन्हें पता नहीं था कि एक दिन उनकी उम्र इतनी हो जाएगी कि लाठी के बगैर वो चल नहीं पाएंगे। धीरे धीरे अपने पोते का सहारा लेकर वो घर की तरफ बढ़ने लगे। एक एक कदम जो वो घर की तरफ बढ़ा रहे थे, वो उनके लिए किसी पत्थर से भी ज्यादा भारी थे। आखिरकार वो घर में पहुंचे और चारों तरफ देखने लगे। कुछ भी नहीं बदला इस घर में। इस घर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये घर कभी खाली था। ऐसा लग रहा है कि मानो जो लोग यहाँ रहते थे वो कभी भी वापस आ सकते हैं। उनको इस तरह चुपचाप खड़ा देखकर उनके बेटे ने कहा, बाबूजी, जिन लोगों का ये घर था उन्होंने बड़ी जल्दी में ये घर छोड़ दिया। मैंने तो सुना है काफी सारा सामान वो लेकर भी नहीं गए। वैसे मुझे देखने का इतना ज्यादा मौका तो नहीं मिला, लेकिन आज पूजा के बाद मैं देखूंगा यहाँ पे कितना कैसा सामान है। अगर इस्तेमाल करने लायक हुआ तो हम इस्तेमाल जरूर करेंगे। आशुतोष जी अब तक चुप थे, लेकिन अब उन्होंने कहा, नहीं, हम उनका कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनका सारा सामान समेटकर एक कमरे में रखवा दो और ताला लगवा दो। क्या पता उनका कोई सामान लेने कोई आ जाए। आशुतोष जी के बेटे ने कुछ नहीं कहा। वो अच्छी तरह से जानते थे इस घर का कोई भी सामान लेने के लिए अब कोई भी कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपने पिता का मन रखने के लिए उसने कहा, जी पिताजी, जैसा आप कहें। चलिए कुर्सी पर बैठिए, सारी तैयारियां हो गई हैं, कुछ ही देर में पूजा शुरू हो जाएगी। आशुतोष जी अपने बेटे के साथ कुर्सी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उनके दिमाग में वही सवाल चल रहा था कि क्या कोई पूजा, कोई भी उपाय इस घर में बसे हुए उन यादों को मिटा पाएगी जो उनसे पहले यहाँ रहने वाले लोगों ने हंसते खेलते
गाते मुस्कुराते बनाई थी। क्या इतना आसान है पुरानी यादों को मिटाकर नई यादें बनाना? आशुतोष जी कुर्सी पर बैठ गए और थोड़ी देर बाद पूजा शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद पूजा में हवन का इंतजाम किया गया। हवन के लिए हवन कुंड में आग भी जलाई गई। आग में जैसे ही घी दिया जा रहा था, वैसे वैसे आशुतोष जी की आंखें जलने लगी। उन्हें लगा मानो ये आग की लपटें उन्हें अंदर से जला रही है। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। वो थोड़ा सा झुके तो उन्होंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं ज़रा आराम करने जा रहा हूँ। मुझे तुम मेरा कमरा बता सकते हो? पिताजी, आपका कमरा तो अब तक तैयार नहीं हुआ, लेकिन पहली मंजिल में जो पहले दाहिने हाथ का कमरा है वही आपका है। आप वहाँ जाके आराम कर सकते हैं। कहिए तो मैं आपको छोड़ाऊं? नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। घर में मेहमान हैं, पूजा हो रही है, तुम उस पर ध्यान दो। आशुतोष जी धीरे धीरे उठकर खड़े हुए और फिर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगे। जाते जाते उन्होंने मुड़कर फिर पूजा की तरफ देखा तो उन्हें एक वक्त को लगा कि हवन कुंड की आग की दूसरी तरफ कोई खड़ा है, जो उनकी तरफ एक उदासी भरी नज़र से देख रहा है। उसके होठों पर मुस्कुराहट तो है, लेकिन उस मुस्कुराहट में जितना दर्द है उतना दर्द शायद इस पूरी दुनिया में नहीं। आशुतोष जी कमरे में पहुंचे। ये कमरा उन्हें बहुत अच्छे से याद है। ये छोटा सा कमरा हुआ करता था। इसके बीच बस एक छोटी सी चारपाई रखी होती थी और एक अलमारी। हाँ, ये वही अलमारी है। इसी अलमारी में उसकी किताबें रखी जाती थी। वो यही बैठकर पढ़ा करता था। पता नहीं आशुतोष जी को क्या हुआ कि वो धीरे धीरे अपनी छड़ी के सहारे अलमारी के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अलमारी खोली और उन्होंने देखा अलमारी के अंदर उनकी नज़रें कुछ देर तक घूमती रही। कुछ किताबें नई थी तो कुछ पुरानी, लेकिन वो नई किताबें नहीं ढूंढ रहे थे, वो कुछ और ढूंढ रहे थे। आखिरकार जो वो ढूंढ रहे थे वो उन्हें 5 मिनट बाद मिल गया। एक किताब जिसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं। अलमारी के अंदर उनकी नज़रें कुछ देर तक घूमती रही। कुछ किताबें नई थी तो कुछ पुरानी, लेकिन वो नई किताबें नहीं ढूंढ रहे थे, वो कुछ और ढूंढ रहे थे। आखिरकार जो वो ढूंढ रहे थे वो उन्हें 5 मिनट बाद मिल गया। एक किताब जिसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं। उन्हें किताब का हर पन्ना देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्हें पता था ये किताब किस बारे में है। वो किताब के आखिरी पन्ने पर चले गए। उसी पन्ने पर वो नाम लिखा था जो वो ढूंढ रहे थे, दीनानाथ। उस नाम को देखकर उनकी आंखें फिर धुंधला गई। इस बार आंसुओं से नहीं, यादों से। पुरानी यादें आज उनके चारों तरफ भीड़ जमाने लगी है। उन्हें लग रहा है मानो इस एक किताब को हाथ में लिए वो कम से कम 50 साल पीछे चले गए हैं। उन्होंने कुछ देर इस किताब को पकड़ कर रखा तो पाया कि उनका सर घूम रहा है। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। उन्होंने किसी तरह वो किताब अलमारी के अंदर रख दी और फिर धीरे धीरे अपनी छड़ी के सहारे उछलकर अपने बिस्तर तक आए और उसके बाद वो लेट गए। न जाने वो उनकी थकान थी या यादों का बोझ। उनके ना चाहते हुए भी उनकी पलकें भारी हो गई। नींद ने धीरे धीरे उनके जहन पर कब्जा जमा लिया और उनकी आंखें बंद हो गई। जीना यहाँ, मरना यहाँ,
इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वही कल थे जहाँ। आशुतोष जी की जब आँख खुली तो दूर रेडियो पर कहीं यही गाना बज रहा था। उन्होंने देखा कि पूरे कमरे में अंधेरा है। जहाँ तक सवाल है रोशनी का, तो वो बस उस छोटी सी खिड़की से आ रही है जो कमरे में खुली हुई है। आशुतोष जी उठकर बैठ गए और उन्होंने अपनी आंखें मली। ये बात सच है, वो रोज सुबह जब उठते हैं, आज उन्हें उससे जल्दी उठना पड़ा था, इसीलिए शायद थकान की वजह से वो ज्यादा देर तक सो गए। अपने बिस्तर से उतरने के बाद वो बाहर आए तो उन्हें घर में एक अजीब सा सन्नाटा मिला। मानो एक पल के लिए उन्हें लगा उनके अलावा इस घर में कोई है ही नहीं। उन्होंने दरवाजे के पास रखी हुई अपनी छड़ी उठाई और धीरे धीरे कमरे से बाहर आए। जब वो सोच ही रहे थे कि वो किसी को आवाज देंगे, तभी उनका पोता राहुल उनके पास आया। अरे राहुल, सब कहाँ हैं? मम्मी और दादी पड़ोसियों के घर गई हैं। कह रही थी नई जगह पर आए हैं, यहाँ पर रहना है तो लोगों से जान पहचान होनी चाहिए। और तेरे पापा? पापा हिसाब लेकर बैठे हुए हैं। दादाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आशुतोष जी ने अपना हाथ अपने पोते के सर पर फेरा और पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहा है? नहीं, बस आप जाकर सो गए और सोते ही रहे। मुझे बहुत डर लग गया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ जरा बाहर सैर करके आऊं। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, कुछ जरूरी सामान मुझे भी लेना है। आशुतोष जी को ये बात अच्छे से पता थी कि राहुल को दरअसल कोई सामान नहीं लेना, वो बस उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। आशुतोष जी ने भी मना नहीं किया। उनकी उम्र हो गई है, उनके साथ कोई हो तो वाकई उनके दिल को भरोसा मिलता है। अपने पोते को लेकर वो बाहर निकले, चारों तरफ देखने लगे। शिवगंज इन सालों में बहुत बदला है। हाँ, ये बदलाव इस देश के दूसरे बड़े शहरों जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये वो शिवगंज नहीं जिसको उन्होंने अपने बचपन में देखा था। कल रात को उनके बेटे ने उनसे कहा था, पिताजी चलिए कल मैं आपको घर दिखा लाता हूँ। तो वो बहुत खुश हुए थे। उनकी सारी जिंदगी किराए के मकानों में बीत गई। कभी अपना घर लेने के बारे में सोचते भी तो जिम्मेदारियों की वजह से इस ख्याल को उन्हें पीछे धकेल देना पड़ता। आखिरकार उनके बेटे ने अपना घर लिया था। वैसे तो उन्होंने अपने बेटे से कई बार पूछा था कि ये घर जो उसने लिया है वो है कहाँ, लेकिन उनका बेटा हमेशा इस सवाल को टाल जाता और कहता, जब सही वक्त आएगा तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और मुझे यकीन है इस घर को देखकर आपको बहुत खुशी होगी। इसीलिए आशुतोष जी ने एक दो बार और पूछा, लेकिन उसके बाद पूछा नहीं। जब वो घर से निकले थे तो अपना घर देखने की खुशी उनके अंदर थी। धीरे धीरे जब उन लोगों की गाड़ी शिवगंज के पास पहुंची तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उनका चेहरा देखकर उनके बेटे ने कहा, जहां आपका बचपन बीता है, मैंने सोचा कि आपकी जिंदगी के बाकी दिन भी अगर आप वही बिता सके तो कैसा रहेगा। पैसे तो बहुत पहले जमा हो चुके थे, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि इस शहर में हम घर लें, इसीलिए थोड़ा वक्त लग गया। आशुतोष जी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए थे। उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वो तो अपने बेटे से फौरन पूछना चाहते थे कि कौन से मोहल्ले में है उन लोगों का घर, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा रुक जाते हैं।
इतनी देर सब्र कर लेने के बाद थोड़ी देर और सब्र करने में आखिर बुरा क्या है। ऐसे ही वक्त बीतता गया। गाड़ी आगे बढ़ने लगी। चलते चलते गाड़ी एक वक्त पर लाल चौक पर पहुंची। सब कुछ बदल गया हो भले ही, लेकिन लाल चौक नहीं बदला था। वो वैसा ही था जैसा उसे आशुतोष जी ने बचपन में देखा था। वही दुकानें, वही लोगों का हल्ला गुल्ला, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही। लाल चौक से जैसे ही गाड़ी दाएं मुड़ी तो आशुतोष जी की दिल की धड़कनें बढ़ गई। कहीं वो लोग नहीं, वो इस बारे में नहीं सोचना चाहते थे। वो पहले ही कोई फैसला नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। उनकी गाड़ी आखिरकार इस मोहल्ले में घुस ही गई। हाँ, ये वही मोहल्ला है जहाँ पहले आशुतोष जी रहा करते थे। एक वक्त था जब उनके पास भी अपना घर था, पुश्तैनी मकान। फिर उनके पिताजी के जाने के बाद भाइयों के बीच में उस मकान को लेकर हक की लड़ाई होने लगी। हिस्से को लेकर लड़ाई इस हद तक पहुंची कि बात अदालत तक जा पहुंची। आशुतोष जी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते थे, इसीलिए जैसे ही उन्हें नौकरी मिली उन्होंने अपना घर नौकरी के लिए छोड़ दिया। अभी वो मुड़कर देखे तो ये कम से कम 40 साल पहले की बात है। इसके बाद बहुत वक्त बीत चुका है। कभी कभी उन्हें लगता है कि वो तो आज से पहले ये बात भूल ही गए थे कि उनका असल घर है कहाँ। वो रास्ते की तरफ चुपचाप देखे जा रहे हैं। ये देखकर उनके बेटे ने कहा था, पिताजी, आप मुझसे हमेशा शिवगंज की और अपने मोहल्ले की बातें किया करते थे। आप जताते ऐसा थे कि आपको कुछ याद नहीं, लेकिन आप जिस तरह से इस मोहल्ले की बात करते थे उससे साफ पता चलता था आप इस मोहल्ले को अभी भी याद करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा था जब तक इस मोहल्ले में मुझे घर नहीं मिलेगा तब तक मैं घर नहीं खरीदूंगा। आखिरकार मुझे घर मिल गया। दादाजी, देख के राहुल की आवाज ने आशुतोष जी को फिर से वर्तमान में खींच कर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने देखा कि उनके पास से एक साइकिल रिक्शा गुजर कर चली गई। कहाँ ध्यान रहता है आपका? क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं बेटा, वो तो शुक्र है मैं आपके साथ था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आइए आइए बैठिए। ये कहकर राहुल ने जबरदस्ती आशुतोष जी का हाथ पकड़कर उन्हें मुरारी काका के पीसीओ के सामने लाकर खड़ा किया और मुरारी काका को देखकर कहा, क्या मेरे दादाजी कुछ देर के लिए अंदर बैठ सकते हैं? अरे हाँ हाँ, आओ बेटा, अंदर आओ, बैठो, मुरारी काका ने कहा। आशुतोष जी और राहुल अंदर जाकर बैठ गए। मुरारी काका ने पूछा, आप लोग नए आए हैं ना यहाँ? हाँ, तुमको कैसे पता? वो आज सुबह आप लोगों की गाड़ी देखी, साथ में आपका टेम्पो भी था, उसमें कुछ सामान लदा हुआ था। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे शहर को पता है कि आप लोग यहाँ रहने आए हैं। दादाजी मुस्कुराए। ऐसा होता है, छोटे शहरों में छोटी सी बात भी छोटी नहीं रहती, लोगों को बड़ी जल्दी पता चल जाती है। उन्होंने कहा, हाँ, बस 24 घंटे भी नहीं हुए हैं हम लोग यहाँ आए हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारा शहर? इस सवाल का जवाब राहुल ने दिया। अच्छा, कुछ कुछ तो बात है इस शहर में। धीरे धीरे यहाँ रहोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। राहुल ने कहा, अच्छा दादाजी, आप यहाँ बैठिए, मैं सामान लेकर आता हूँ, और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता दीजिए। नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है,
तुम जा सकते हो। अच्छा, ठीक है। राहुल चला गया। उसके दादाजी कुछ देर तक उसे जाता हुआ देखते रहे। फिर उन्होंने मुरारी काका से पूछा, यहाँ पर पहले गिरधारी की पीसीओ हुआ करती थी। गिरधारी, ये तो मुरारी काका के पिता का नाम है। उनके पिता को भी कोई याद करता है। ये सुनकर वो थोड़े से हैरान हुए। उन्होंने कहा, जी, मेरे पिता चलाया करते थे ये पीसीओ। उनके जाने के बाद मैं चलाता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप मेरे पिता को कैसे जानते हैं? बिल्कुल। मेरे बचपन का पूरा वक्त और जवानी का काफ़ी हिस्सा इसी शहर में बीता है। वक्त का खेल देखो, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे जब मैं बस मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ तो जिंदगी मुझे यहाँ फिर से ले आई है। अरे शुभ शुभ बोलिए। इंसान अगर आपकी तरह जिंदा दिल हो और आपकी तरह तंदुरुस्त हो तो वो लंबा जीता है, और जीना भी चाहिए। अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। ये कहकर मुरारी काका और आशुतोष जी एक दूसरे से बात करने लगे। कुछ देर बात करने के बाद आशुतोष जी के दिमाग में ख्याल आया, ऐसा हो सकता है कि मुरारी काका को पता हो कि वो जिस घर में रह रहे हैं उस घर में इससे पहले कौन रहता था, और जो लोग रहते थे आखिर वो लोग कहाँ गए। उन्होंने कहा, हमने जो घर खरीदा है वो घर पुराना है। हमसे पहले कुछ लोग वहां पर रहा करते थे। तुम्हें उनके बारे में पता है? उन लोगों का जिक्र सुनते ही मुरारी काका का चेहरा उतर गया। ये आशुतोष जी ने देखा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? अब क्या बताऊं, बड़ी दुख भरी कहानी है। आप गोपाल चौधरी को तो जानते होंगे? हाँ, आशुतोष जी गोपाल चौधरी को बहुत अच्छे से जानते थे। हाँ, दरअसल 1 साल पहले पता चला कि उनको कैंसर है, लास्ट स्टेज। ये सुनकर आशुतोष जी की जैसे दुनिया ही अंधेरे में डूब गई। उन्हें लगने लगा कि उनके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। मुरारी काका बोलते रहे, हालत अच्छी नहीं थी। वैसे डॉक्टर ने तो कह दिया था कि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वो लोग फिर भी कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में उनका काफी पैसा खर्च हो गया। उनका इलाज करवाने के लिए उनके बेटे ने इस घर को गिरवी रख दिया और फिर बैंक से लोन ले लिया। जहां तक मैंने सुना है कि वो लोग ये लोन चुका नहीं पाए, इसीलिए बैंक ने उनके इस घर पर कब्जा कर लिया। आशुतोष जी को कुछ और बताने की जरूरत नहीं थी, जैसे कि वो अपनी आंखों के सामने देख पा रहे थे। बैंक से आए हुए रिकवरी एजेंट घर के अंदर से सामान निकाल निकाल कर सड़क पर फेंक रहे हैं। मोहल्ले के लोग घर के चारों तरफ जमा हो गए हैं। कुछ लोग चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं, जब इन लोगों से चुकाया नहीं जाता तो ये लोग लोन लेते ही क्यों हैं? आशुतोष जी को लगा जैसे अगर उनके लिए संभव होता तो वो अतीत में लौट जाते और उन रिकवरी एजेंट्स को रोक कर कहते, रुको, इनका सामान बाहर मत फेंको, मैं दूंगा पैसे। आशुतोष जी को खोया हुआ देखकर मुरारी काका ने कहा, कहाँ खो गए? कहीं नहीं, तुम कुछ कह रहे थे? हाँ, रिकवरी एजेंट जो आए थे फिर उन्होंने इन लोगों को 1 हफ्ते की मोहलत दी। उन लोगों के पास पैसे नहीं थे। किसी तरह 4 दिन में उन्होंने अपना सामान समेटा और फिर उस घर को छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए, क्या तुम्हें पता है? जब आशुतोष जी ये सवाल पूछ रहे थे तो उनके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद वो लोग इसी शहर में हो
शायद उनका पता मुरारी काका से पता चल जाए। नहीं, जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो लोग इस शहर में नहीं रहते और कहाँ गए हैं ये मुझे नहीं पता। दरअसल उनसे मेरी इतनी जान पहचान नहीं थी। मुरारी काका और आशुतोष जी की बात अभी चल ही रही थी, तभी उनका पोता राहुल वापस आया और उसने कहा, चलिए दादाजी, घर चलते हैं। घर? हाँ दादाजी, घर तो जाना पड़ेगा। अब माँ और दादी ने लौटकर देखा कि आप घर पर नहीं हैं तो हंगामा मचा देंगे, और ऊपर से अगर पापा को पता चला कि यहाँ क्या हुआ है। तेरे पापा को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चल, घर चलते हैं। आशुतोष जी ने अपने पोते का सहारा लिया, उठकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर उन्होंने मुरारी काका को प्रणाम किया और बोला, अच्छा मुरारी, मैं चलता हूँ। अब तो यही रहना होगा, तुमसे मुलाकात होती रहेगी। हाँ जी, बिल्कुल। मुरारी काका के पीसीओ से निकलकर आशुतोष जी अपने पोते के साथ घर चलने लगे। उनका पोता उनसे कई तरह की बातें कर रहा था, कैसे वो पहले जहाँ रहा करते थे वहाँ से यहाँ का बाजार बिल्कुल अलग है, कैसे यहाँ के लोग मिलनसार हैं, कैसे लगभग हर दुकानदार को पता है कि वो लोग यहाँ नए आए हैं। आपको पता है दादाजी, किराने की दुकान में पैसे थोड़े से कम पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने कहा, सामान ले जाओ बेटा, अब तो तुम यही के हो, आते जाते बाजार में मुझे पैसे दे देना। ये बात कहकर वो खुद ही मुस्कुराया। आशुतोष जी ये सारी बातें सुन तो रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी बात उनके दिल को नहीं छू रही थी। उनका दिल गम में डूबा हुआ था। आशुतोष जी घर पहुंचे। किसी तरह उन्होंने खाना खाया और फिर अपने बेटे से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या बात है पिताजी, आज आप दोपहर को भी सो गए थे, अब भी जल्दी सोने जा रहे हैं? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं बेटा, उम्र हो गई है, अब ये सब कुछ तो चलता रहेगा। अब तो बस दिन गिनने का वक्त है, पता नहीं कब ऊपर वाला बुला ले। क्या हुआ पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आशुतोष जी ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, इसका जवाब तो उन्हें भी नहीं पता था। आखिरकार वो अपने कमरे में आए। ये कमरा वो कमरा नहीं था जहां उन्होंने दोपहर बिताई थी, लेकिन इस कमरे से भी छोटी बड़ी उनकी कई यादें जुड़ी हुई थी। उन्होंने कमरे की बत्ती बुझाई और बिस्तर पर लेट गए। वो छत की तरफ देख रहे थे तो उन्होंने पाया कि उनकी एक आंख से आंसू छलक आया है। उन्हें इतनी बड़ी दुविधा अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुई। वो इस बात से खुश हैं कि आखिरकार उनके सर पर जो छत है वो उनकी है। किसी और के मकान को वो घर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। ये सच में उन्हीं का घर है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का उन्हें दुख है कि उनको जो छत मिली है वो दरअसल उनके दोस्त के सर से छीनी हुई है। उनको इस बात का भी गम है कि उनके दोस्त के आखिरी वक्त में वो उनके साथ नहीं रह सके। उन्हें याद आया कि जब वो शहर छोड़ रहे थे तो उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि एक दूसरे को वो चिट्ठी लिखेंगे। 1-2 महीने तक वो एक दूसरे को चिट्ठी लिखते भी रहे, लेकिन फिर कहीं वक्त के साथ साथ चिट्ठियों का आना पहले कम हुआ और फिर बंद हो गया। आज ये सब कुछ सोचते हुए आशुतोष जी का दिल भर आया था। उनको सारी जिंदगी इस दर्द के साथ जीना होगा जिसको वो अपना घर समझते हैं। उस घर की नींव दरअसल किसी और के दुख और आंसुओं पर रखी हुई है।
और सबसे तकलीफ की बात यह है कि वो अपना दर्द किसी को नहीं बता सकते, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी नहीं, क्योंकि अगर वो उन्हें ये बात बताएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी बहुत दुख होगा और ये जो खुशी उनके घर आई है वो खुशी लौट जाएगी। आशुतोष जी ने आखिरकार धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। कल एक नया सूरज उगेगा, कल एक नया दिन होगा, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक आशुतोष जी को हमेशा अपने दिल पे ये बोझ लेकर ही जीना पड़ेगा और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके सपने देर से ही सही लेकिन पूरे होते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचकर देखा है कि हमारी जिंदगी में ऐसे कई सपने होते हैं जो पूरे होकर हमें तो खुश कर देते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी उन सपनों के पीछे कभी कभी जुड़ी हुई जो दुख, दर्द और आंसुओं की कहानियां हैं, हम उन कहानियों का हिस्सा बन जाते हैं। खुद भी सुनिए ये कहानी और सुनाइए किसी ऐसे इंसान को जिसे दूसरों का दुख और दर्द कुछ ज़्यादा ही महसूस होता है। अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी तो ज़रा मेरे चैनल एक और पन्ना पर रुक जाइए। यहाँ पर ऐसी कई कहानियाँ आपको मिल जाएगी जो शायद कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाए। फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले शुक्रवार ठीक रात 8 बजे। तब तक खुश रहिए और कहानियाँ सुनते रहिए।